हेलो दोस्तों, मैं कोमल प्रहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास, जो कि है कनाडा के संविधान से लिए गए स्रोत के ऊपर। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, देखिए बच्चों, पहला स्रोत क्या है कनाडा के संविधान से, क्या पहला जोड़ा गया हमारे भारतीय संविधान में? तो हमारे भारतीय संविधान में बच्चों कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्या सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है बच्चों? कनाडा से। और क्या लिया गया है? और लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, क्या केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और क्या लिया गया है? और लिया गया है बच्चों अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, क्या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और अगली चीज क्या ली गई है? तो अगला लिया गया है कनाडा के संविधान से बच्चों क्या सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय। ठीक, तो इस चार चीजें कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं या ली गई हैं। पहली, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय। ठीक, तो देखिए बच्चों यह होता क्या है। देखिए इसमें जब हम लोग अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे। ठीक, केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ेंगे, जब हम इनको केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये पढ़ेंगे। तो हमको क्या जानना है? पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक बच्चों, देखिए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था आखिरकार होती क्या है। देखिए संघीय व्यवस्था तो आप लोग पढ़े हुए हो। ठीक, मैंने पिछली क्लास में बताया, लगभग हर क्लास में ही बताता हूं कि केंद्र व राज्यों के बीच, क्या केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति व कार्यों का स्पष्ट रूप से बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहलाती है। क्या केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों एवं कार्यों का स्पष्ट रूप से बंटवारा ही क्या संघीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक, उदाहरण क्या बताया था मैंने बच्चों? इसका उदाहरण बताया था मैंने वित्त आयोग। ठीक, तो संघीय व्यवस्था तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नया शब्द आ गया आपके सामने, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक, क्या सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो चलो देखते हैं यह होता क्या है। देखिए बच्चों, जहां पर एक आदर्श संघीय व्यवस्था कार्य करती है वहां पर क्या, वहां पर सशक्त जैसी क्या सशक्त जैसा कोई शब्द नहीं होता। क्या सशक्त केंद्र, ठीक, सशक्त केंद्र जैसा कोई शब्द नहीं देखने को मिलता है। कहां पर? जहां पर एक आदर्श संघीय व्यवस्था कार्य करती है। जैसे कि अमेरिका, क्या एग्जाम्पल्स में क्या अमेरिका, ठीक, अमेरिका में संघीय व्यवस्था कार्य करती है तो वहां पर क्या सशक्त केंद्र नहीं है। मतलब जितनी शक्तियां अमेरिका में केंद्र के पास होंगी, सेंटर के पास होंगी, केंद्र उतनी ही किसके पास? राज्य के पास होगी। कहां पर? जहां पर संघीय व्यवस्था लागू हो। कौन सी संघीय व्यवस्था? आदर्श संघीय व्यवस्था। ठीक, जैसे कि अमेरिका। ठीक, अमेरिका में केंद्र राज्यों को छू तक नहीं सकता है। और अपने भारत में क्या होता है? भारत में क्या है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। तो भारत में क्या है? भारत में केंद्र चाहे तो एक राज्य से कई राज्य बना सकता है। आपने अनुच्छेद 3 देखा होगा, कहता है एक राज्य के साथ मतलब एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण। ठीक, तो क्या किसी राज्य को काट चीर फाड़ भी सकता है कौन? केंद्र। ठीक, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है कौन? केंद्र। तो समझ रहे हो? तो जहां पे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होती है बच्चों, वहां पर केंद्र सशक्त होता है। लेकिन जहां पर एक आदर्श संघीय व्यवस्था होती है वहां पर क्या जो केंद्र होता है वो राज्य को छू तक नहीं सकता है। और देख लीजिए आप उदाहरण किसके? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था के। मैंने क्या कहा
कि जहां पर सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होती है वहां पर क्या केंद्र चाहे तो राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर दे, नाम में परिवर्तन कर दे, ठीक, नए राज्य का निर्माण कर दे। तो जैसे ठीक आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से क्या उत्तराखंड बना, कब 2000 में। आंध्र प्रदेश से क्या तेलंगाना अलग हुआ, समझ रहे हो। तो क्या सशक्त केंद्र के साथ जहां पर संघीय व्यवस्था होती है बच्चों वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट कार्य करता है, केंद्र चाहे तो राज्य की सीमा परिवर्तन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। और जहां पर एक आदर्श संघीय व्यवस्था होती है वहां पर क्या केंद्र और राज्य में बराबर शक्तियां होती हैं, वहां पर केंद्र राज्य को छू तक नहीं सकता है, ठीक। इतना समझ में आया आपको। तो अब देखिए बच्चों हम लोग अमेरिका की संघीय व्यवस्था पर आते हैं, ठीक, उसके बाद आएंगे हम भारत की व्यवस्था पर, ठीक। तो अमेरिका पर आते हैं। तो देखिए बच्चों जब अमेरिका में किस प्रकार से संघीय व्यवस्था आई ये हमको जानना है, ठीक। तो देखिए बच्चों जब अमेरिका 1776 के आसपास, कब 1776 1776 में आजाद हुआ, ठीक। तो इस समय अमेरिका में कितने 13 स्टेट थे या 13 राज्य थे, ठीक। जब ये राज्य आजाद हुए तो इन राज्यों ने क्या किया बच्चों, इन राज्यों ने आपस में मिले और इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इसी तरह अलग अलग रहे तो कल के दिन कोई और शक्ति आएगी और हम लोगों को फिर कब से कब्जा कर लेगी, फिर से गुलाम बना लेगी हम लोगों को। अभी हम 1776 में तो आजाद हुए हैं, अगर हम लोग ऐसे ही अलग अलग रहे तो कोई नई शक्ति आएगी हमको फिर से गुलाम कर लेगी। तो ऐसे में हम लोगों को कुछ मामलों में एक होना चाहिए। तो जैसे सैन्य मामले हो गए, ठीक, सैन्य मामले हो गए, ठीक, विदेशी मामले हो गए, विदेशी और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक, अंतरराष्ट्रीय, ठीक। ऐसे कुछ मुद्दों पर हमको एक होकर एक सशक्त एक केंद्र के निर्माण करना चाहिए, ठीक। तो इन 13 राज्यों ने मिलकर एक केंद्र का निर्माण कर लिया। और एक चीज और मेंशन की इसमें कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से जब आना चाहे जब केंद्र में शामिल हो सकता है और जब जाना चाहे जब इससे बाहर जा सकता है, ठीक। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं बच्चों, जब आना चाहे जब आ जाए राज्य और जब जाना चाहे जब चला जाए केंद्र से। इसको कहते हैं परिसंघात्मक व्यवस्था, ठीक। क्या परिसंघात्मक व्यवस्था, ठीक। अब देखिए परिसंघात्मक से संघात्मक कैसे बनी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1860 के आसपास, कितना 1860, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 1860 के आसपास अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने थे। उम्मीदवार थे अब्राहम लिंकन साहब, ठीक। तो जब 1960 में चुनाव होने थे तो अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं, अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं अमेरिका से दास प्रथा को खत्म कर दूंगा, ठीक। और 61 में वो राष्ट्रपति बनते भी हैं, ठीक। 1861 में राष्ट्रपति बने और 64-65 में क्या अमेरिका से दास प्रथा का अंत कर दिया, ठीक, लिंकन साहब ने। अमेरिका से जैसे ही दास प्रथा खत्म किया तो एक समुदाय बहुत ही रुष्ट हो गया। जैसे अमेरिका है, ठीक, जो साउथ अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के थे, साउथ अमेरिका के लोग थे, उनका क्या, वो उनका व्यवसाय खेती था, ठीक। वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और ऐसी एग्रीकल्चर नहीं कि 2-4-5 बीघा 2-4-5 एकड़, कम से कम 100 एकड़ वहां पे भूमि, ठीक। तो सब लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग थे और जब इतनी जमीन थी तो उनके लिए क्या गुलामों की आवश्यकता होती थी, ठीक। तो सारा काम किससे करवाते थे, गुलामों से। लेकिन अब्राहम लिंकन साहब ने क्या किया, दास प्रथा का अंत कर दिया। तो ये लोग जो साउथ अमेरिका के लोग थे ये लोग भड़क गए और जो नॉर्थ अमेरिका के लोग थे, उत्तरी अमेरिका के लोग थे, वो खुश हो गए क्योंकि यहाँ पर व्यापारी लोग रहते थे,
इंडस्ट्रीज एरिया था यहाँ पर, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि दास प्रथा का अंत हुआ, तो नीचे से आएंगे दास, ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या, कम रेटों में। अब आएंगे तो गुजारे के लिए कमाना पड़ेगा, तो कम रेटों में ज्यादा मजदूर मिल जाएंगे। किनको? इंडस्ट्रीज एरिया को। किसको? नॉर्थ अमेरिका को। समझ में आया? तो इस साइड वाले सपोर्ट में थे, इस साइड वाले विपक्ष में थे। तो जैसे ही दास प्रथा का अंत किया लिंकन साहब ने, तो क्या, जो साउथ अमेरिका के लोग थे उन लोगों ने याद दिलाया कि अब हम लोगों को जाना है, संघ से निकलना है, आप हमारे विपक्ष में कार्य कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहीं से देखना परिसंघात्मक से संघात्मक बनाने का कार्य जो अमेरिका की न्यायालय है वो किस प्रकार करती है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, हमको निकलना है। ठीक, तो जो परिसंघात्मक व्यवस्था थी, तो इसको संघात्मक बनाने का कार्य अमेरिका की न्यायालय ने किया। उस समय यहाँ के न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे कौन? जॉन मार्शल साहब। तो उन्होंने अमेरिका के संविधान की इस प्रकार से व्याख्या की बच्चों, अमेरिका के संविधान की इस प्रकार से व्याख्या की कि उन्होंने कहा राज्य अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं केंद्र में, लेकिन अपनी मर्जी से जा तो नहीं सकते। मतलब कि इसमें आ तो सकते हो आप, पर इससे बाहर जा नहीं सकते। ठीक, आप आ तो गए लेकिन जा नहीं सकते। ठीक, तो साउथ वाले बोले हम तो जाएंगे। बोले आप जाओगे तो सेना तैयार है आपके लिए, युद्ध करो, जीत जाओ, चले जाओ। तो इस तरीके से डरा धमकाकर इनको शांत किया साउथ वालों को, और परिसंघात्मक से संघात्मक हो गई। कहां? अमेरिका में। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने भारत की ओर। ठीक, तो बच्चों जब भारत आजाद हुआ था, ठीक, तो क्या जब भारत आजाद हुआ, भारत बना, भारत एक भारत बना, तो क्या जो भारत है यह सभी राज्यों का या रियासतों के किसका बैठ के उन्होंने विचार करके भारत बना? जिस प्रकार से अमेरिका में सभी लोगों ने के सहमति से अमेरिका संघ बना, क्या भारत में इसी प्रकार से सभी लोगों की सहमति से बना? तो इसका जवाब है नहीं बना। देखिए बच्चों, जब भारत आजाद हुआ तो भारत में उस टाइम कितनी 500 प्लस रियासतें कर थी। ठीक, तो 500 प्लस रियासतें थी जब बच्चों, तो उन रियासतों को मैंने बताया था ना शुरू में, मिलाने का कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। ठीक, जिस तरह से भी माने, साम दाम दंड भेद जिस तरीके से माने, मिलाया। अब आप ही बताइए, अगर उस टाइम राज्यों को इतनी स्वायत्तता दे दी जाती तो क्या आज भारत भारत होता? क्या भारत एक देश होता? या 70 साल से जो इतने आराम से चला आ रहा है भारत, क्या भारत भारत होता? तो इसका जवाब है भारत भारत नहीं होता। तब की तो छोड़ो, आज देख लीजिए, आज ऐसे कई राज्य होंगे, जम्मू कश्मीर जैसे, पश्चिम बंगाल जैसे, जिनमें आज भी अलगाववाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो समझ रहे हो ना कि हमारे जो संविधान निर्माता थे कितने प्रोग्रेस थे। जिस कंडीशन में हमारा देश आजाद हुआ कि जब देश में भूखमरी थी, ठीक, हत्याएं हो रही थी, रेप हो रहे थे, इस स्थिति में जब हमारा देश आजाद हुआ तो तब हो सकता था कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं के दिमाग में संघीय व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था आती ही नहीं। वो चाहते तो सशक्त केंद्र ही रख सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्यों को शक्ति दी। किस प्रकार से? राज्य सूची आपने देखी होगी, तो थोड़ी बहुत शक्ति दी। तो इससे आप समझ गए कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कितने प्रोग्रेस थे। अगर चाहते वो तो केंद्र में सारी शक्ति निहित कर देते, राज्य को मात्र एक पुतला के तरीके से ट्रीट करते, लेकिन नहीं किया ना। तो राज्य को दिया ना क्या? राज्य सूची, राज्य सूची। ठीक, देखिए अब राज्य को राज्य सूची दे दी, तो इससे आप क्या समझते हो कि जो भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है जो बच्चों, इसको क्या, इसको एकात्मक, क्या एकात्मक के साथ संघीय
व्यवस्था भी कहते हैं। क्या? एकात्मक के साथ संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी हमारे देश में लागू है, या कह सकते हैं हम लोग सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, या संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी लागू है। कहां पर बच्चों? हमारे देश में। ठीक, अब एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था क्या होती है? देखिए बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, देखिए बच्चों, दो भाग में देख लीजिए। देख, संघीय व्यवस्था में क्या होता है बच्चों? देखो, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक, और लिखित संविधान, ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक, ये विशेषता किसकी हो गई? संघीय व्यवस्था की। और अब एकात्मक, मैंने कहा ना संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक भी है। ठीक, तो एकात्मक आप देख ही चुके हैं, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का गठन। क्या? आर्टिकल 3। ठीक, एक या एक राज्य को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण, या राज्यों की सीमाएं परिवर्तन या नाम में परिवर्तन। ठीक, ये क्या है? एकात्मक व्यवस्था के उदाहरण होगा जैसे। ठीक, और आप देख लीजिए, और क्या? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। क्या? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अब देखिए, केंद्र में का मुखिया कौन? राष्ट्रपति। और राज्य का मुखिया कौन? राज्यपाल। अब देखिए मजे की बात, अब जो राज्य का मुखिया होगा, जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है बच्चों? देखिए, जो केंद्र का मुखिया होगा राष्ट्रपति, राज्य का मुखिया होगा राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करवाता है? प्रधानमंत्री। तो अब देख लीजिए राज्यों की क्या हालत है कि राज्य की मुखिया की नियुक्ति भी केंद्र करवाता है। तो ये बताइए, ये हुई ना संघीय व्यवस्था पर चोट? कहां तक संघीय व्यवस्था कार्य कर रही है समझ सकते हैं यहां पर। इसलिए हमारे देश में क्या है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक, समझ में आया? अगला पॉइंट क्या था? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। मैंने बता ही दिया है अभी, क्या कि जो केंद्र होती है, केंद्र सरकार, वो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करवाती है। मतलब जो राज्य का मुखिया होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा बच्चों? वो होगा केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक, उदाहरण देख लीजिए आप। देखिए, आपने दो बॉडियों के नाम सुने होंगे। आपने एक सुना होगा यूपीएससी। देखिए, उदाहरण से देखिए आप, एक आपने सुना होगा यूपीएससी। ठीक, एक सुना होगा आपने यूपीपीएससी। ठीक, या यहां पे बी लगा दो, बीपीएससी, मतलब स्टेट की हो गई और ये संघ की हो गई। इनमें सबसे बड़े पद क्या होते हैं? आईएएस। ठीक बच्चों, इसमें का और आईएएस, आईपीएस। ठीक, इसमें क्या होता है? एसडीएम, डीएसपी। ठीक बच्चों, एक किसकी है? राज्य की। एक किसकी है? केंद्र की। अब देखिएगा, जिले का मुखिया कौन होता है? जिले का मुखिया होता है डीएम। डीएम कौन होता है? आईएएस अधिकारी। एक किसका प्रतिनिधि होता है? केंद्र सरकार का। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक जिला में डीएम बन के आए। डीएम साहब कहां के होंगे? डीएम साहब होंगे केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी। ठीक, और राज्य की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? एसडीएम। तो एसडीएम किसके नीचे कार्य करता है? एसडीएम करता है डीएम के नीचे कार्य। और एक डीएम के नीचे बच्चों कई एसडीएम, 5-6 एसडीएम भी कार्य कर सकते हैं। तो आप समझ गए अब
जो एक जिले का मुखिया होगा वो भी केंद्र सरकार का आदमी होगा। अगर केंद्र सरकार का आदमी होगा डीएम, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। और एसडीएम होगा, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा बच्चों? तो वो होगा डीएम के प्रति उत्तरदायी। तो समझ रहे हो कि अपने यहाँ अपने देश में राज्यों की क्या औकात है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, वो देखी ना सत्तू वाली, शादी में जरूर जरूर आना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जो उसमें सत्तू की वो रहती है क्या, जीएफ जो हो, नाम याद नहीं है हमें, तो वो एसडीएम बन जाती है। ऐसे एसडीएम बन जाती है, शादी से भाग जाती है बारात वाले दिन। तो क्या सत्तू आता है बदला लेके, क्या बन के? डीएम बन के आता है ना, डीएम बन के फिर अच्छे से बदला लेता है। तो बदला लेना है बच्चों तो इस प्रकार से लो, इसे कहते हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक, इस प्रकार से नहीं हो गई कि अगर जीएफ चली गई तो बेवड़े बन के घूम रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे हैं, तो यहाँ तुम कोई इंतकाम नहीं दिखा पाओगे। 4 साल बाद आप उनकी देखोगे, 4 साल बाद क्या 2 साल बाद उनकी देखोगे आप फोटो फेसबुक में, दोनों लोगों के ऐसे हाथ में हाथ हो गए, आप देख के धक उड़ेगा आपको कि क्या देख लिया। ठीक, तो इस प्रकार से काबिल होके आओ कि सामने वाले को लगे कि हाँ हमने एक हीरे को खो दिया है। ठीक, जिस प्रकार से सत्तू आए थे। तो आपको समझ में आया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अब देखते हैं बच्चों, आज हम लोग संविधान के स्रोत खत्म करके रहेंगे। ठीक, 2-3 और बचे हैं। जैसे बचा है जर्मनी, आपातकालों के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक, और साउथ अफ्रीका, बस 2-3 बचे हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो 1 मिनट जब तक पानी पी लूं मैं, आप वेट करिए। चलिए बच्चों देखिए, तो कनाडा देख लिया हमने, अब लिखिए जर्मनी। ठीक, क्या जर्मनी के संविधान से लिए गए स्रोत। ठीक बच्चों, तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। यह क्या होता है मूल अधिकारों का स्थगन? देखिए, इसको भी समझते हैं हम अच्छे से। देखिए बच्चों, क्या पढ़ना है हमको? जर्मनी। जर्मनी। ठीक, देखिए आपातकाल तो लिए गए कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया है? क्या आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक, यह कहां से लिया गया है बच्चों? यह लिया गया है जर्मनी से। ठीक, और लिख लीजिए 2-3 चीज। एक यूएसएसआर से लिख लीजिए, यूएसएसआर या सोवियत संघ, सोवियत संघ। यहां से देखिए बच्चों क्या लिया गया है? एक यहां से 3 चीज ली गई हैं। ठीक बच्चों, क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और यहां से लिया गया है क्या? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और क्या लिया गया है? और लिया गया है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक, और प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा। ठीक बच्चों,
देखिए जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय बच्चों मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक, कहां से लिया गया है, यह लिया गया है जर्मनी से। ठीक, यूएसएसआर या सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, जिनको बच्चों हम पढ़ेंगे कब, भाग 4A। कहां पढ़ेंगे इनको, संविधान के भाग 4A में। ठीक बच्चों, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा। जब हम लोग बच्चों प्रस्तावना या प्रेम्बल्स पढ़ेंगे तब हम इनको देखेंगे। ठीक, अब इनको याद करना। अब आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन क्या है, ये समझ लीजिए बच्चों। ठीक, देखिए जब बच्चों आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन इसलिए किया जाता है, और बच्चों करना भी चाहिए, कि क्यों करना चाहिए। देखिए ऐसे तत्व होते हैं समाज में कि जब मान लीजिए देश में आपातकाल लगा हो, आपातकाल कितने तरीके से लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से। क्या, बाहरी आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। ठीक, सशस्त्र विद्रोह को कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने जोड़ा था। ठीक, तो मान लीजिए देश में युद्ध चल रहा है। ठीक, क्या युद्ध चल रहा है, और समाज में कुछ ऐसे आपत्तिजनक तत्व होते हैं जो उस युद्ध की घड़ी में भी कहेंगे कि आप हमारे लिए स्कूल खोलिए, हमको तो पढ़ने जाना है, आप मंदिर को खोलिए, आप मस्जिदों को खोलिए, हमको पूजा करने, नमाज करने जाना है। एक तरफ देश युद्ध में जूझ रहा है, एक तरफ इन लोगों को स्कूल जाना है। वो कहेंगे आप हमारे शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। ठीक, आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन रहे हैं। ठीक, तो आप ही बताइए युद्ध के समय क्या मूल अधिकारों को सीमित करना चाहिए, तो करना चाहिए। ठीक, तो क्या आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन इसलिए किया जाता है, पर सभी मूल अधिकारों को सीमित नहीं करना चाहिए। देखिए 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगवाया भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर, तब विपक्ष की पार्टियों के मूल अधिकारों का इतना हनन हुआ, इतने हद तक सीमित कर दिए गए, क्योंकि उन लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। ठीक, इस हद तक टॉर्चर किया उन्हें, इतना टॉर्चर किया। ठीक, जब आपातकाल लगवाया, ठीक, फिर क्या हुआ, 1977 या 1977 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी हारी, मोरारजी देसाई जी बन के आए, तो उन्होंने संविधान में 44वें संविधान संशोधन किया 1978 में। ठीक, और उन्होंने लिखा कि आप किसी भी मूल अधिकार को सीमित कर दीजिए, लेकिन आप 20 और 21 को सीमित नहीं कर सकते हो। ठीक, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सीमित नहीं कर सकते हो। ठीक, तो समझ में आया कि मूल अधिकारों के समय, आपातकाल के समय हमारे मूल अधिकारों को क्यों सीमित कर दिया जाता है। इसलिए सीमित कर दिया जाता है, देश यहाँ युद्ध में जूझ रहा है, आपको मंदिर में पूजा करने, मस्जिद में नमाज करने या स्कूल में पढ़ाई करने जाना है। आप कहो यार मुझे तो घूमना है, आप मुझे घूमने नहीं दे रहे हो। ठीक, ये हमारे अनुच्छेद 19 की, आर्टिकल 19 की आजादी छीन रहे हो। कहाँ युद्ध हो रहा है, आपको घूमने की पड़ी है। तो इसलिए आपातकाल के समय हमारे मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। ठीक, अब मौलिक कर्तव्य मैंने बता दिए, जब भाग 4 पढ़ेंगे। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहां से, यूएसआर से ली गई है या सोवियत संघ से। इसको भी बच्चों जब हम प्रस्तावना या प्रियम्बल्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देखते हैं बच्चों हम लोग फ्रांस से। क्या, फ्रांस, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग फ्रांस क्या क्या कहता है। देखिए बच्चों, फ्रांस
ठीक बच्चों, गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। क्या? स्वतंत्रता, बंधुता व समता के आदर्श। ठीक, ये कहां से लिए गए हैं? यह लिए गए हैं बच्चों फ्रांस से। क्या? गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, बंधुता व समता के आदर्श। ठीक, ये कहां से लिए गए हैं बच्चों? ये लिए गए हैं फ्रांस से। ठीक, गणतंत्रात्मक ढांचा, यह क्या होता है? देखिए बच्चों, हमारे देश में क्या है? हमारे देश में बच्चों क्या है? लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी। मतलब हमारे यहाँ का जो मुखिया होगा वो चुन के आएगा। ठीक, लेकिन जहां, ठीक, तो अपने यहाँ पे क्या है? गणतंत्रात्मक ढांचा है। ठीक, लेकिन जहां पर राजतंत्र होता है वहां पर क्या? वहां पर राजा वंशानुगत होता है। मतलब राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा। जैसे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, वहां पर क्या है? वहां पर राजतंत्र है। वहां पर अभी भी आप लोग राजा रानी देखते आ रहे होंगे। ठीक, अभी एलिजाबेथ टेलर की मृत्यु हुई, किनकी हुई कंफर्म याद नहीं है, नेक्स्ट ईयर जुलाई के आसपास हुई थी, कब हुई थी शायद। ठीक, तो समझ में आया? यहाँ पर क्या है? इंग्लैंड में राजतंत्र है, अपने यहाँ पे है गणतंत्र है। ठीक, और देख लीजिए, अब दुबई में देख लीजिए, यूएई में, वहां पर भी राजतंत्र है। तो समझ में आया आपको? नाम से जहां पर चुनाव होगा वहां पर गणतंत्रात्मक होगा, और जहां पर वंशानुगत होगा वहां पर राजतंत्र होगा। जैसे कोरिया देख लीजिए। ठीक, तो समझ में आया आपको? गणतंत्रात्मक और राजतंत्र में। अब स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, यह बच्चों जब हम प्रस्तावना देखेंगे तब देख लेंगे। ठीक, अब देख लीजिए बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिए गए स्रोत। ठीक बच्चों, तो भाई साहब देखिए, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है वो क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इनको समझ लीजिए। क्या? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। साउथ अफ्रीका। ठीक बच्चों, साउथ अफ्रीका, यहां से क्या क्या लिया गया इसको समझिएगा। पहला क्या? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक बच्चों, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो समझ लिया बच्चों आपने कि साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है बच्चों? साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। क्या? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी बच्चों कहां से? साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब देखिए संशोधन होता क्या है। देखिए बच्चों, संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। किसके द्वारा? 368। ठीक, ये तो समझ में आ गया, आर्टिकल 368। अब संशोधन होते कितने प्रकार के हैं बच्चों? यह भी समझ लीजिए आप। तो जो संशोधन होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक। ठीक, एक होता है विशेष विधेयक। ठीक बच्चों, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक।
ठीक बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं संविधान में संशोधन? 3 प्रकार, एक साधारण विधेयक, एक विशेष विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, बहुमत किस प्रकार का चाहिए होता है इनमें? जो साधारण विधेयक होता है बच्चों, इनमें साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। ठीक, विशेष में विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक में चलिए आगे देखते हैं। देखिए साधारण विधेयक किस प्रकार से होगा, देखिए कौन कहलाते हैं साधारण विधेयक? मान लीजिए आपको किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है। ठीक, तो विधान परिषद का गठन बच्चों ए आर्टिकल 169 के तहत होता है विधान परिषद का गठन। तो मान लीजिए साधारण विधेयक क्या, विधान परिषदों का गठन करना या एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण, ये सब क्या है? साधारण विधेयक। ठीक, ये किस प्रकार से पास होते हैं? मैंने क्या कहा? साधारण बहुमत से। मतलब किसी राज्य में विधान परिषद का गठन होना है तो क्या किधर आएगा बिल? लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, फिर राष्ट्रपति के पास गया। ठीक, तो क्या सदन का 50% प्लस 1, मतलब केवल बहुमत चाहिए। जैसे कि मान लो सदन में 300 हैं तो कितने 300 का था 150, मतलब 151 चाहिए तो सदन से पास हो जाएगा। अब राज्यसभा में गया, यही प्रोसेस राज्यसभा में होगी, 50% प्लस 1, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, वो क्या हो जाएगा? समझ लो उस राज्य में क्या बन गई? विधान परिषद का गठन हो गया। अभी तक भारत में केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। कितने? 6 राज्य हैं। यह मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं। ठीक, मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि वो 6 राज्य कौन है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, तो क्या आपने देखा साधारण विधेयक कहां से होगा? साधारण बहुमत से पास होगा। ठीक, अब आ जाते हैं विशेष विधेयक पे। तो विशेष विधेयक क्या होता है बच्चों? तो यह जो विशेष विधेयक होता है बच्चों, यह क्या, यह विशेष बहुमत से पास होगा। यह विशेष बहुमत क्या होगा बच्चों? तो देखिए विशेष बहुमत मतलब सदन का बहुमत तो चाहिए चाहिए, जो साधारण बहुमत में था ना, तो सदन का बहुमत तो चाहिए चाहिए, और साथ में उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 भी चाहिए। क्या? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का कितना? 2/3। समझ में आया? मान लीजिए कि और विशेष विधेयक आते कहां हैं? ठीक, अगर आपसे पूछ ले विशेष विधेयक के, तो जैसे आपके भाग 3 में संशोधन करना है सरकार को, ठीक, आपके मूल अधिकारों में संशोधन करना है, आपके क्या भाग 4 में संशोधन करना है, डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करना है, या भाग 3 में संशोधन करना है, तो इसके लिए सरकार क्या विशेष विधेयक आएगा और विशेष बहुमत से पास कराना होगा। विशेष बहुमत कैसा? मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में आया, तो मैंने क्या बताया, लोकसभा में 300 सदस्य हैं। ठीक, अब 300 में से, ठीक, अब 300 या 300 ना सोच के आप 500 कर लीजिए। ठीक, क्या 500 सदस्य मान लीजिए, उदाहरण के लिए लोकसभा में 500 सदस्य हैं। ठीक, आप लोकसभा में आया बिल, यहां पर क्या चाहिए 50% बहुमत, तो 50% कितना होगा 251। ठीक, 500 का 50% 251 होगा, 50% प्लस 1 251 होगा। अब उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। तो मान लीजिए जिस दिन इस बिल पर चर्चा हो रही है, वोटिंग हो रही है, उस दिन लोकसभा में केवल 300 ही आए हैं, उपस्थित हुए हैं। कितने? 300। तो 300 का बच्चों 2/3 कितना होगा? 2/3 200 होगा। तो बताइए आप बच्चों, क्या यह बिल पास हो जाएगा? तो बच्चों यह बिल पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
यहाँ तो पास हो गया, लेकिन ए वाली कंडीशन फेल हो गई, 50% प्लस 1 वाली कंडीशन फेल हो गई। और जब तक ये दोनों कंडीशन पास नहीं होंगी, कौन कौन, 50% प्लस 1 और 2/3, तब तक वो बिल पास नहीं होगा, जब तक वो बिल दूसरे सदन में नहीं जाएगा। अब मान लीजिए 500 आए होंगे यहाँ पे, ठीक, तो 500 का 2/3 तो हो गया 250, 300 के आसपास, तो फिर पास हो जाएगा। समझ में आया? तो जो विशेष बहुमत, विशेष विधेयक होते हैं, जो विशेष बहुमत से पास होते हैं, उनके लिए सदन का बहुमत तो चाहिए ही चाहिए है, साथ में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भी चाहिए। ठीक, सेम यही प्रोसेस फिर राज्यसभा में होगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर संशोधन हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्या है, संविधान संशोधन विधेयक। इसको भी देखते हैं अच्छे तरीके से। ये देख लिया तो ये थोड़ी और ज्यादा होगा इसका प्रोसेस। इसको किस प्रकार से देखिए, संविधान संशोधन विधेयक, मान लीजिए आपको लिए ताजा उदाहरण बता दूं, जीएसटी, जीएसटीआई 101वां विधेयक, ठीक, संविधान संशोधन विधेयक 101 आईजीएसटी। ठीक, तो जीएसटी के लिए क्या हुआ, देखिए इतना तो होगा ही, विशेष बहुमत जितना, ठीक, क्या, सदन का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, ठीक, इतना तो होगा। और क्या होगा, साथ में होगा राज्यों का बहुमत, क्या, राज्यों का बहुमत, मतलब कि अपने भारत देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों का बहुमत कितना, आधा, 14 प्लस 1, तो कम से कम 15 राज्यों को इस बिल को पास करना पड़ेगा। मतलब विशेष बहुमत वाली कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी, मतलब सदन का बहुमत, सदन का बहुमत, साथ में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यह तो लगेगा ही, साथ में आधे से अधिक राज्यों को भी पास करना होगा, तब जाकर यह बिल पास होगा। और जीएसटी इसी तरीके से बच्चों पास हुआ, क्या, जीएसटी इसी तरीके से पास हुआ। ठीक, तो समझ में आया आपको? 3 प्रकार के हमारे यहाँ क्या होते हैं, विधेयक होते हैं, साधारण, विशेष और संविधान संशोधन। ठीक, तो मैंने तीनों प्रकार को आपको बता दिए। विशेष बहुमत में सदन का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत, मैंने बताया था, मान लीजिए सदन में 500 लोग हैं, तो 500 का बहुमत तो चाहिए, और उस दिन मान लो उपस्थित 300 उपस्थित हुए, तो 300 का भी 2/3 तो 200, और 500 का तो बिल पास नहीं होगा, तो उपस्थित भी 300 से ज्यादा होने चाहिए। तो समझ में आया बच्चों आपको किस प्रकार से होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्या, अब देखना है हमको राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। इसको देख लो क्या होता है, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे ही, इसको समझ लो। देखिए बच्चों, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो क्या होता है, खुली मतदान प्रणाली से होता है। क्या, खुली मतदान प्रणाली से होता है। एक सेकंड, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है बच्चों, खुली मतदान प्रणाली। ठीक, इस प्रकार होता है। देखिए यह होती क्या, इसमें होता है कि बताकर वोट दिए जाते हैं। ठीक, कि देखिए सर हम आपकी पार्टी के हैं, आपको जिसने कहा, आपने जिसको कहा हमने उसको वोट दिए। ठीक, यह शुरू से नहीं था हमारे संविधान में, तो पहले क्या होता था और इसको लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। देखिए बच्चों, पहले मान लीजिए कोई पार्टी है, बहुमत से है, चुनाव होना है राज्यसभा के, वो पार्टी सोच ही लेगी कि जब हमारी पार्टी बहुमत से है हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे राज्यसभा का। लेकिन होता क्या था, जो पार्टी 15 सीट लिए है उनका सदस्य जीत जाता था। यहाँ पे क्यों जीत जाते थे, कुछ रुपयों के चक्कर में बिक जाते थे दूसरी पार्टी के, तो दूसरी पार्टी के जीत जाते थे। इसलिए इस रुपयों के खेल को खत्म करने के लिए, ठीक,
कौन सी प्रणाली को लाया गया बच्चों? खुली मतदान प्रणाली को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक, देखिए एक होता है विप। क्या होता है? विप। ठीक, विप। विप एक मॉनिटर की तरह कार्य करता है। आपने क्लास में मॉनिटर देखा होगा, वो क्या पूरी व्यवस्था देखता था क्लास की। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया तो वो सब चीज देखता था कि अनुशासन को बनाए रखता था। अगर किसी ने शैतानी की, ठीक, कोई उल्लंघन किया, तो वो बाद में टीचर को बताता था। यही कार्य होता है विप का। जैसे भारत में दो पार्टी हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। ठीक, तो दोनों पार्टियों का अलग अलग विप होगा। इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य यह होगा कि सदस्यों को देखना कि कोई सदन में सिगरेट तो नहीं पी रहा है, कोई सदन में ताश तो नहीं खेल रहा है, कोई खैनी तो नहीं खा रहा है, और ये सब जानकारी करके पार्टी के अध्यक्ष को बताता था। बताना किसका काम होता है? विप का काम होता है। ठीक, अब मान लीजिए पार्टी के अध्यक्ष ने कहा विप से कि जाओ सभी सदस्यों को बोल दो कि फलानी तारीख को चुनाव है। ठीक, और इस प्रत्याशी को वोट करना है। मान लीजिए सबसे कहा गया कि तुमको माधुरी दीक्षित को वोट करना है। ठीक, माधुरी दीक्षित को वोट करना है। ठीक है भैया, आई वो तारीख जिस तारीख को वोटिंग थी, तो सब लोग लेके आए अपने मत पत्र। ठीक, ठीक है भैया, किसको? माधुरी दीक्षित। विप ने कहा ठीक माधुरी दीक्षित, डाल दिया उनने। अगले लेके आए माधुरी दीक्षित, ठीक है डाल दिया माधुरी दीक्षित। अगले आए हेमा मालिनी, रुक जाओ बेटा, चलो साइड में हो तुम, बहुत आ गए हेमा मालिनी को वोट देने वाले। तो बच्चों अगर आपने विप के कहे अनुसार वोट नहीं डाला तो विप का दंड इतना खतरनाक होता है कि आपकी सदस्यता भी वो रद्द कर सकता है। ठीक, इसलिए खुली मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि पार्टी के सभी सदस्य अनुशासन में रह सकें। ठीक, अनुशासन बनाए रखने के लिए खुली मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन में। बाकी सभी जगह खुली मतदान का नहीं होता है। आप लोग गए होंगे, लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक ठीक, विधानसभा का चुनाव होता है, क्या होता है? आप लोग जाओगे, आपके साथ आपके मम्मी पापा को भी नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि वोट आपका अधिकार होता है। आप किस प्रत्याशी को देना चाहते हैं वोट, आप उसको दोगे। ऐसा तो होता नहीं कि आप बटन डालने गए, एक सर इधर से आ गया, एक सर इधर से आ गया, चलो देखते हैं किसको देते हो। दूसरे ने धमकाया, अगर हमको नहीं दिया और हम जीत गए तो देख लेंगे तुम्हें। बाबा के आदमी खड़े हैं दो, उन्होंने कहा अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया हम देख लेंगे तुमको। आप भी सोच लोगे एक वोट है, चलो दे दो बाबा जी को, कहा है क्या होना है वोट से, लेकिन एक वोट की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। सरकार जीतने के लिए काफी होता है एक वोट, बाकी मजाक की बातें हैं। ठीक, तो आप समझ गए हो कि विप का दंड कितना होता है कि वो किसी भी सदस्य की सदस्यता भी रद्द कर सकता है। ठीक, तो आपने ये भी समझ लिया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन भी पढ़ लिया आपने। तो आज बच्चों हमारे संविधान के स्रोत हुए समाप्त। अब देख लेते हैं हम लोग क्या संविधान की विशेषताएं। ठीक, विशेषताएं बच्चों और कुछ नहीं है, जो लोग आप पढ़ चुके हो वही सब है। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी लिखवा दे रहा हूं और फिर आज की क्लास को समाप्त करता हूं। काफी लंबी हो गई आज की क्लास, गर्मी भी ज्यादा है, पसीना भी आ रहा है, पर पढ़ाना भी है। तो क्या संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। ठीक, चलिए बच्चों मैं थोड़ा देख के बता दे रहा हूं, याद तो है मुझे लेकिन क्रम बदल जाएगा, तो इसलिए मैं कंफर्म देख के बता दे रहा हूं आपको। ठीक बच्चों, देखिए पहली क्या है? लिखित संविधान। ठीक, पहला लिखित संविधान। ठीक बच्चों, लिखित संविधान तो है ही, मैंने बताया है आपको। कितने
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। ठीक, मालूम ही है। 2, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। ठीक, तो संविधान की सर्वोच्चता भी है बच्चों हमारे देश में, ये भी आप लोग जानते हो। ठीक, अगला न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक बच्चों, ये आप पढ़ ही चुके हो, इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। चौथा क्या है बच्चों? संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव। ठीक, क्या? संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव। ये भी बच्चों हमने आज ही पढ़ा है। ठीक, इसके पास कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। ठीक, क्या? कठोरता के साथ लचीलेपन का मिश्रण। ठीक बच्चों, 6 में डाल लीजिए आप लोग। पंथ निरपेक्षता, 7वां मूल अधिकार। देखे ना, क्या? पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार। डीपीएसपी, ठीक, मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था। मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था था, ईडीसी कर लो। ठीक, ठीक बच्चों, तो आप लोग सब पढ़ चुके हो, मैंने इतना बता दिया है। अभी आगे आप हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर मैंने बेस मजबूत कर दिया है, जिससे कि आप आगे पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं उसका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। ठीक, देखिए अब ये जितना मैंने पढ़ा है सब पर अलग अलग लेक्चर होगा बच्चों। ठीक, देखिए क्या संविधान की विशेषता है? लिखित संविधान, हमारे देश का लिखित संविधान है ही। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता बच्चों है ही हमारे देश में। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मैंने बता ही दिया था कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, किससे? कार्यपालिका विधायिका से अलग है। ठीक, संघात्मक होते हुए एकात्मकता की ओर झुकाव, या इसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था के साथ साथ, बताओ, कमेंट में छोड़ो बच्चों, आपके ऊपर है, आज ही पढ़ाया है मैंने। और अरे बच्चों, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, या संघीय व्यवस्था के साथ साथ सशक्त केंद्र। ठीक, कठोरता के साथ साथ लचीलेपन का मिश्रण। ठीक, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, संघीय व्यवस्था। ठीक, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल, ठीक, लोक कल्याणकारी राज्य, जिसकी बात कौन? डीपीएसपी करता है, भाग 4 करता है। तो ये सब बच्चों हम लोग क्या कर चुके? ऐसा हम लोग पढ़ चुके। तो यह क्या है बच्चों? हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। और बच्चों कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान की अनुसूची। जैसे कि संविधान में वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूची हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब क्या कितनी थी बच्चों? मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूची। तो कल से बच्चों हम क्या करेंगे? संविधान की अनुसूची शुरू करेंगे। आज हमारे स्रोत खत्म हो चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।
हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब तक पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की अपनी अगली क्लास। तो बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? आज हम लोगों को बच्चों पढ़ना था अमेरिका के संविधान से लिए गए स्रोत। कल तक हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिए गए स्रोत को पढ़ लिया था, ठीक। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? अमेरिका के संविधान से लिए गए स्रोत, ठीक। तो देखिए, जानते हैं हम लोग अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए बच्चों, जो अमेरिका का संविधान है इससे निम्न चीजों को लिया गया है, ठीक। निम्न स्रोतों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ठीक। तो देखिए, पहली क्या चीज जोड़ी गई है? पहली जोड़ी गई है मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार, ठीक बच्चों। तो जो मौलिक अधिकार है बच्चों, इन लोगों को हम जब पाठ 3 में या भाग 3 पढ़ेंगे, जो कहां से कहां तक है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर बच्चों अनुच्छेद 35 तक है। तो जब हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे किसको? मौलिक अधिकार को, ठीक। तो आप लोगों को बच्चों इतना याद रखना है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए, ठीक। अगला क्या लिया गया? अगला लिया गया उपराष्ट्रपति का पद। क्या? वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति का पद, ठीक। ये भी अमेरिका से लिया गया। तो इसको भी बच्चों हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। अगली चीज क्या ली गई है अमेरिका के संविधान से? अगली चीज ली गई है न्यायपालिका की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, ठीक। क्या? फ्रीडम ऑफ जुडिशरी कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो बच्चों देखिए, हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक काफी इंपोर्टेंट है, ठीक। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में जान लेते हैं। तो आखिरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता है क्या? देखिए बच्चों, हम लोग अपनी पिछली क्लासों में भी देख चुके हैं क्या भारत में क्या संसदीय व्यवस्था है, ठीक। अगर संसदीय व्यवस्था होगी तो भारत में संसदीय व्यवस्था होगी तो शासन के कितने अंग होंगे बच्चों? बच्चों, शासन के होंगे 3 अंग। कौन कौन कितने अंग? 3 अंग होंगे, ठीक। तो शासन के 3 अंग होंगे। आपको मालूम है, पहली क्या? विधायिका, विधायिका, ठीक। दूसरा क्या है? कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक। और एक क्या है? एक इन दोनों से अलग बिल्कुल, क्या? न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक बच्चों। तो हम लोग यह चीज तो अपनी पिछली क्लासों में भी जान चुके हैं क्या कि शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक। जो कार्यपालिका है बच्चों, क्या? कार्यपालिका एक कार्यपालिका है जिसको हम लोग सरकार कहते हैं। यह क्या? यह विधायिका से मिलकर बनी होती है। कहां से मिलकर बनी होती है बच्चों? जो कार्यपालिका है यह कहां से? यह विधायिका से मिलकर बनी होती है। और जो न्यायपालिका है यह बिल्कुल स्वतंत्र होती है। देखिए बच्चों, समझिए, जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने सोचा होगा कि जो क्या कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, जिससे हम लोग निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रख सकते। क्या? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट आप। भारत में क्या संसदीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो जिसके कारण हम लोग क्या कार्यपालिका से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक क्या इन दोनों क्या विधायिका और कार्यपालिका दोनों से बिल्कुल अलग स्वतंत्र बनाया एक अंग, क्या? न्यायपालिका, ठीक। तो समझ में आया इतना आपको? देखिए, कार्यपालिका से ही विधायिका बनती है, विधायिका से ही क्या कार्यपालिका बनती है। तो न्यायपालिका है ये बिल्कुल स्वतंत्र है। देखिए, अगर बच्चों
न्यायपालिका जो है अगर स्वतंत्र ना होती तो वो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं दे पाती। ठीक, समझ रहे हो ना? जो आज हमारे मौलिक अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, जो हमारे अधिकारों की गारंटी हमारा न्यायपालिका देती है, यह नहीं दे पाती अगर क्या स्वतंत्र ना होती। क्या न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से अगर स्वतंत्र ना होती बच्चों, तो क्या ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनकी गारंटी नहीं दे पाती। ठीक, समझ रहे हो? जो आज कल हम लोग अगर स्वतंत्र ना होती, क्या न्यायपालिका अगर स्वतंत्र ना होती तो हम लोग आज सरकार के खिलाफ सा भी नहीं कह सकते थे। समझ रहे हो? तो कितना महत्व है न्यायपालिका का, जो अलग है इनसे, विधायिका और कार्यपालिका से अधिक है। ठीक, ये हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है न्यायपालिका। नहीं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम सरकारों के खिलाफ सा भी नहीं बोल सकते थे। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में एक बार उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए 3 लोगों ने ट्वीट कर दिया था। ठीक, वो 3 लोग पत्रकार थे, उन्होंने ट्वीट किया, वहां से पुलिस आई, उनको उठा ले गई। फैसला पहुंचा क्या कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन तीनों व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग इनके अनुच्छेद 19 के क्या अनुच्छेद 19 का हनन कर रहे हो। क्या अनुच्छेद किसका? 19 के क्लॉज, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए। ठीक, क्या अनुच्छेद 19 के क्या सब क्लॉज ए का क्या आप लोग क्या कर रहे हो? हनन कर रहे हो। ये हमको अनुच्छेद 19 हमको क्या देता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है। क्या अनुच्छेद 19। जब हम लोग आएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक, तो आप इतना करिए, समझिए आप लोग इतना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तीनों लोगों को तुरंत प्रभाव से रिहा करिए, क्योंकि आप लोग इनके अनुच्छेद 19 के भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन कर रहे हो। क्योंकि सरकार को क्रिटिसाइज करना कोई राजद्रोह नहीं है। क्या सरकार को क्रिटिसाइज करना कोई राजद्रोह नहीं है। जो आप लोगों इन तीनों को उठा के डाल दिया जेल में, तो इनको तुरंत प्रभाव से रिहा करिए। इनका अधिकार है कि सरकार की कोई नीति हो उनके खिलाफ बोलें, उसका क्रिटिसाइज करें। किसके द्वारा? अनुच्छेद 19 हम लोगों को अधिकार देता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी का। ठीक, अनुच्छेद का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। तो इतना समझ में आया? तो न्यायपालिका कितनी जरूरी है हमारे लिए। तो ये जो दोनों लोग हैं ये यहां पर भी नहीं रुके। ठीक, इन लोगों ने सोचा कि इस न्यायपालिका के स्वतंत्रता है, जो क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसको किस प्रकार कम किया जाए। किसको? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को। देखिए, मैंने आपसे कहा न्यायपालिका बिल्कुल अलग है किनसे? कार्यपालिका